हम वही टॉपिक कर रहे हैं. वी आर स्टिल डूइंग माइक्रो एंड मैक्रो अगेन, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में 2-3 पॉइंट्स हैं जो उस दिन के लेक्चर में कवर नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लूं एंड देन मैं अपन नेक्स्ट चैप्टर पे भी जाएंगे, यूटिलिटी ऑफ डिमांड पे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो हमने ऑलरेडी ये डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किया था. डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत हमने ये डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. हमने ये भी देखा था कि प्रोफेसर एपी लर्नर ने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप as it were to see how the millions of cells in the body of economy, the individuals or households as consumers and individuals or firms as producers, play their part in the working of the whole economic organism. The following chart gives an idea of the scope of microeconomics. तो उस दिन भी हमने ये किया था, बट थोड़ा सा ये और अच्छे से आपकी बुक में दिया है, इसके लिए मैं सोचा ये भी करवा दूं फटाफट. तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. 3 चीजें हैं. स्कोप क्या क्या है? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्ट्री प्राइसिंग और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. ये क्या होता है? प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है? प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब कोई भी सामान का कीमत हम कैसे डिसाइड करते हैं. कोई भी सामान की कीमत हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसका कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है. अगर कोई चीज का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका भाव बढ़ जाता है. कोई चीज का डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो उसका भाव कम हो जाता है. अगली चैप्टर यूटिलिटी डिमांड जब हम करेंगे तो आप लोग को ये चीज और समझ में आएगा कि कैसे डिमांड, सप्लाई और प्राइस का सीधा सीधा कनेक्शन है. द हायर द डिमांड, द लोअर द सप्लाई, द हायर द प्राइस. द लोअर द डिमांड, द हायर द सप्लाई, द लोअर द प्राइस. ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में भी समझाएंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस लगाने का जो थियरी है वो डिमांड और सप्लाई के एनालिसिस पे डिपेंड करता है. थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, कोई भी सामान का क्या जो वस्तु का जो प्राइस है वो इस बेस पे भी है कि उसको बनाने के लिए कितना फैक्ट्री का भाड़ा, कितना पगार, कितना इंटरेस्ट और कितना प्रॉफिट कंपनी रखेगी. वो सब चीजों को जोड़ के ही उस एंड प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस मालूम पड़ेगा. जैसे मैंने उस दिन कहा, अगर मेरी ऑयल की फैक्ट्री है तो मुझे खाली रॉ मटेरियल ही नहीं लेना है, मुझे फैक्ट्री के लिए जगह लेनी है, फैक्ट्री बनानी है, मुझे आदमी लोग को पगार देना है, जो पैसे मैंने लगाए हैं उसके ऊपर ब्याज जोड़ना है और मुझे अपना खुद का प्रॉफिट भी जोड़ना है. तो ये सब चीजें जोड़ने के बाद ही मैं तेल का फाइनल कीमत डिसाइड कर पाऊंगा. बराबर. Now coming to theory of economic welfare. Theory of economic welfare यानी कि कैसे ये efficient रहे प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, और पूरा इकोनॉमिक जो ये वही गुड्स को हम प्रोड्यूस करें जो कि मैक्सिमम रिक्वायर्ड है लोगों के लिए. ठीक है, तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन यानी कि वही चीजें प्रोड्यूस की जाए जो कि लोगों को रिक्वायर्ड रहे, जो फटाफट हम प्रोड्यूस कर सके, जो कि वर्कर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए अच्छे हो. कंजम्पशन यानी कि जो लोगों को कंजम्पशन में रिक्वायरमेंट है, सेटिस्फैक्शन पूरी तरह वो सोसाइटी को देना चाहिए. ये एफिशिएंसी इन कंजम्पशन डिसाइड करता है. तो मेनली जो फोकस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो प्राइस थियरी और रिसोर्स एलोकेशन पे है. ये बाकी की इकोनॉमी को स्टडी नहीं करता. ये नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये सारी चीजों को, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये सब चीजों को वो स्टडी नहीं करता. वो क्या स्टडी करता है? वो सिर्फ स्टडी करता है कि प्राइस थियरी क्या है और रिसोर्स एलोकेशन कितना होना चाहिए. यहाँ पे डिटेल में ये सब लिखा है, बट मैंने ऑलरेडी आपको समझाया तो मैं वापस इसमें नहीं जाऊंगा. बट बेसिकली ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. मैं चाहूंगा कि आप लोग ये चार्ट ड्रॉ करें और अगर हो सके तो इसको अपनी नोटबुक में बना के रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है. ये काफी हद तक आपको उस आंसर में हेल्प करेगा जो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या स्कोप है, ये सारे के सारे इसके अंदर आप कवर कर सकते हैं. तो प्रोडक्ट प्राइसिंग आपको समझा, फैक्टर प्राइसिंग समझा और इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीनों के अंदर जो सब सेक्शन है वो भी काफी हद तक सिंपल ही हैं जो उस दिन हमने ऑलरेडी किए थे. ये सब चीजें भी ऑलरेडी हमारी हो गई थी. उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में क्या क्या है? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स.
यानी कि अलग अलग जो नेशनल लेवल पे चीजें इंपॉर्टेंट है वो माइक्रो एम्प्लॉयमेंट का स्कोप होते हैं। जैसे कि कितना इनकम है अपने देश में, कितना एम्प्लॉयमेंट है, ये एक एक करके हम लोग फटाफट कर लेंगे। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है? वो कहता है कि जो भी नेशनल इनकम है और उसके सामने जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना इनकम बढ़ रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इस चीज को स्टडी करना पड़ता है। थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल भी जो है वो इसी पार्ट का ये है, वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। दूसरा है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जो भी जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन होता है वो इससे मालूम पड़ता है कि कितना फ्लक्चुएशन इन्फ्लेशन में हो रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है गाइस? इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्फ्लेशन मतलब कि पैसे की कीमत में होने वाली गिरावट या सामान का होने वाला महंगापन। जैसे भी आप लोगों ने सुना होगा, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि हम जब छोटे थे तो 10 पैसे में ये मिल जाता था या 1 रुपए में ये मिल जाता था, अब तो नहीं मिलता, ऐसा वैसा। तो आपने कभी ये चीज सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है? क्यों पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है? जैसे कि अब आज से 10-20 साल पहले 10 रुपए में आपको खाना मिल जाता था, आज के रेट में नहीं मिल सकता। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, प्राइस लेवल बढ़ता है। प्राइस लेवल क्यों बढ़ता है? ये प्राइस लेवल बढ़ता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस डिवैल्यूएशन ऑफ द मनी। जो भी पैसे का डिवैल्यूएशन होने की वजह से प्राइस लेवल बढ़ता है और इससे जनरल प्राइस लेवल डिसाइड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपको ये समझना है कि पैसे की कीमत सिर्फ उसके ऊपर लिखा हुआ नंबर नहीं है। पैसे की कीमत उतनी है जितना उतने पैसे में हमें उतनी सारी वस्तुएं या चीजें मिल सके। जैसे अभी आज के रेट में अगर किसी की पगार 2,000 रुपए है तो हम बोलेंगे कि ये बेचारा बहुत कम कमाता है। लेकिन आज से 30 साल पहले अगर किसी की पगार 2,000 रुपए थी तो वो बहुत अच्छी इनकम का आदमी था। 2,000 रुपए में वो काफी कुछ कर सकता था उस टाइम के, क्योंकि उस समय 2,000 रुपए में वो महीने भर का राशन, घूमने फिरने के लिए पैसे, बच्चों की पढ़ाई, ये सब आराम से कर सकता था। बट अगर आज के रेट में किसी की 2,000 कमाई है तो वो शायद ये कुछ भी ना कर पाए। 2,000 में तो उसको शायद राशन भी ना मिले। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि 2,000 रुपए का जो वर्थ है वो 30 सालों में कम हो गया। तो पैसे का वैल्यूएशन और उसका इन्फ्लेशन के ऊपर होने वाला असर से डिवैल्यूएशन हो सकता है। ये जनरल प्राइस लेवल बताता है। नाउ थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमने उस दिन किया था। जो भी एक्सेलरेटिंग ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट का जो रीजन है या फिर पॉवर्टी का या अंडर डेवलपमेंट का क्या रीजन है वो डिस्कस होता है। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से डिसाइड होता है कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कितना होगा। ये भी हमने उससे ऑलरेडी किया था। ये फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हो गया है। एक और छोटा सा चीज था इस टॉपिक में मेरे को करवाना था आप लोगों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चार्ट है ये भी अगर हम लोग करेंगे तो काफी हद तक हमारा काम हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एट अ ग्लांस। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग है कि स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। उसके बाद टूल्स क्या क्या है? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? है डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी, एक्सेट्रा। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन मॉडल, बिजनेस बिल्डिंग बिजनेस मॉडल, डिसीजंस एक्सेट्रा, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइस थियरी। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी उस दिन कर ली थी तो मैं भी उसमें अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से हो गया है। ये हम फटाफट कर लेंगे। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या है गाइस इसका आंसर? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी रिसोर्स किधर एलोकेट होता है, ये कहाँ पे डिसाइड होता है? ये दोनों ए और बी में डिसाइड होता है। कॉन्सेप्ट दैट स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग डिस्कस करते हैं, बराबर। मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए क्या मेथड अप्लाई करते हैं हम लोग? स्लाइसिंग मेथड अप्लाई करते हैं, बराबर। तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में हम लोग क्या क्या करते हैं? हम सिर्फ स्लाइसिंग मेथड से
ये करते हैं, बराबर। ओके, ये हो गया। फाइनली कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होल इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीगेट सप्लाई और प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये चारों हमने डिस्कस किया। यस, हमने ये डिस्कस किया है, सिर्फ ए, बी और सी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। इसके नोट्स में आपको भेज दूंगा, तो यू कैन स्टडी दैट। आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। यूटिलिटी एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं फटाक से, तो फिर ये काम भी अपना हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का अपने को अब कुछ भी नहीं करना बाकी है, तो पहले का लेक्चर आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट रहेगा तो। उसके बाद भी कोई क्वेश्चंस रहेगा तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या फिर कॉल करके, जैसा आपको ठीक लगे। अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का टाइम वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा तो हम लोग एटलीस्ट कवर कर लेंगे उस पर भी, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस करने से पहले हमको यूटिलिटी क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो यूटिलिटी का मतलब है कोई भी चीज का रिक्वायरमेंट, कोई भी चीज का रिक्वायरमेंट। ये अब जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हम लोग लॉकडाउन में हैं, तो आज के समय में हमें किस चीज की जरूरत है? सॉरी, मेरे यहाँ लाइट चली गई। कैन यू स्टिल सी मी ना? यस, गुड। तो आज के डेट में हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हमें आज के डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, जो हमें मतलब फिलहाल के लिए जो लग रही हैं, वो है खाना, दवाइयाँ, फ्यूल। यही चीजों का हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है एज ऑफ टुडे। ऐसा नहीं है कि हमें बिना किसी स्पेशल लग्जरी के हम नहीं जी सकते, हम जी सकते हैं। बट हम किन चीजों के बिना नहीं जी सकते? हम खाने के बिना नहीं जी सकते, पानी के बिना नहीं जी सकते, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि सामान, हमारे जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है वो सब चालू रहने चाहिए, दवाइयों की जरूरत है। तो इन सब चीजों का यूटिलिटी अभी बहुत ज्यादा है। अगर अभी मैं आपको बोलूं कि मैं आपको लग्जरी हॉलीडे दे रहा हूँ कहीं पे, तो आप बोलोगे कैसे जाएंगे? ना तो फ्लाइट है, ना तो जाना है, ना तो इस जमाने में, इस टाइम पे हम बाहर निकल सकते हैं। तो उस चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नो मैटर कि मैं वो कितना भी अच्छा ऑफर करूं, कोई उसको लेगा नहीं। यानी कि कोई भी वस्तु की जरूरत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस वस्तु को लोग, कंज्यूमर्स द्वारा खरीदे जाने में। यानी कि अगर कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, तो कोई उसको क्यों खरीदेगा? हर चीज की कितनी जरूरत है, उस जरूरत के सामने दूसरी जरूरतें कितनी इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करना यूटिलिटी का काम है। अब यूटिलिटी हर किसी के लिए अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना उसकी कैपेबिलिटी है या कितना उसका रिक्वायरमेंट है। कुछ यूटिलिटी ऐसी होती है जो प्राइस नहीं देख के भी होती है, जैसे मेडिकल सर्विसेज, इमरजेंसी। कुछ चीजें हैं जो प्राइस देख के ही होती हैं, जैसे कि डे टू डे कंजम्पशन। अभी एक सिंपल सा बात आपको बोलता हूं, अगर आपके घर का बजट 20,000 रुपए पर मंथ है अप्रोक्सीमेटली, या से लेट्स से 30,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली है, और मैं आपको बोलूं कि 5 स्टार होटल में डिनर के लिए चलिए 10,000 रुपए लगेंगे,
तो 95% लोग ना बोल देंगे, क्योंकि बोलेंगे कि यार ये तो हमारे पूरे महीने के बजट को खराब कर देगा, बराबर। बट अगर वही मैं बोलूं कि आपका बर्थडे है या आपके घर में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो लोग उस इवेंट के लिए इतना पैसा खर्च कर देंगे। यानी वही 10,000 रुपए जो शायद किसी आम दिन आप ना करो, किसी खास दिन आप कर सकते हो। तो इसकी यूटिलिटी अलग अलग है। आप समझ रहे हैं मेरा बात? यानी कि जो 10,000 रुपए का पार्टी है, वो आपके टोटल इनकम का काफी बड़ा हिस्सा कवर कर लेता है। लेकिन बिकॉज आपके घर में किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो हम वो 10,000 रुपए खर्चा करने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमारे लिए वो मोमेंट इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटी और यूटिलिटी और रिक्वायरमेंट उस चीज का, वो डिसाइड करता है कि कितना कोई चीज का वर्थ है। जैसे अभी समझो फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक पीना। अब कोल्ड ड्रिंक बहुत से लोगों को पसंद है, तो पसंद है इसीलिए हम वो पीते हैं। क्या वो कोई न्यूट्रिशियस सर्विस दे रहा है? नहीं। कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई एनर्जी तो किसी को आ नहीं रही है। आप कोल्ड ड्रिंक के कोई भी एड्स देख लो, कोई यहाँ पे लिखा है कि कोल्ड ड्रिंक पियो, स्वस्थ जियो, नहीं। वो क्या कर रहा है, वो आपको कोल्ड ड्रिंक कूल दिखा रहा है और आपको पीने को मजा आता है, इसलिए आप वो पी रहे हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज जिसका यूटिलिटी है नहीं एक्चुअली, वो कोई न्यूट्रिशन आपको ऐड नहीं कर रहा है, बट वो आप शौक शौक की वजह से कर रहे हो, बिकॉज आपको वो पसंद है। तो ये उस चीज का यूटिलिटी है। क्या है उसका यूटिलिटी? वो आपकी शौक पूरा कर रहा है। अच्छे कपड़े लेने का। अब कपड़े जो हैं वो 500 रुपए के भी कपड़े ही होते हैं और 50,000 के भी कपड़े ही होते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो 50,000 का कोई बड़े डिजाइनर ने बनाया, उसका ब्रांड है, उसका नाम है, वो ले रहा है 50,000 रुपए। तो इसकी यूटिलिटी कितनी है और किसको है, ये सारी चीजें जो है वो हम यूटिलिटी चैप्टर में समझेंगे। तो यूटिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है कार्डिनल और एक होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है वो ऐसी चीज जो ना बदली जा सके। कार्डिनल का मतलब होता है ऐसी चीज जो ना बदली जा सके। जैसे कि 1 2 3 4 ये कार्डिनल नंबर्स हैं। 2 नंबर का डबल जो है 4 है, 1 नंबर का डबल 2 है, 1 नंबर का 4 गुना 4 है। ये कभी भी वैसा ही रहेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 नंबर का डबल 3 है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। 1 नंबर का 3 गुना 3 है, हाँ। तो जो रूल है ये कभी नहीं बदलने वाला, इसलिए इनको हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि यूटिलिटी को, यानी कि मांग को मेजर किया जा सकता है। ये किसने डेवलप किया? ये फेमस इकोनॉमिस्ट थे अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने ये डेवलप किया। ठीक है, इनका क्या कहना था कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो चीज है उसको कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सिर्फ ऑर्डिनल नंबर है, तो रैंक है ना ऑर्डर्ड है। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो उसी लॉजिक से चले। ऑर्डिनल यूटिलिटी ये कह रहा है कि हाँ उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर जरूर है, बट ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट का डबल सेकंड है, सेकंड का डबल फोर्थ है, या फर्स्ट का 3 गुना 3 है, या फोर्थ सेकंड का डबल है। ये जरूरी नहीं है। ये क्या कहता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग चीजें हो सकती हैं। वो शायद सबसे पहला जिसको रिक्वायर करे या सेकंड जिसको रिक्वायर करे, उसमें उतना फर्क नहीं हो सकता। इसको किसने डेवलप किया? हिक्स एंड एलन करके इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया, और इसको कहते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या कहते हैं? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी क्या होती है? The want satisfying power contained in a good is said to be its utility. यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यूटिलिटी क्या होता है? किसी की इच्छा को, किसी की जरूरत को सेटिस्फाई करने का पावर जो किसी सामान में हो, उसको उसकी यूटिलिटी कहते हैं। प्यास बुझाने के लिए पानी, तो पानी की यूटिलिटी क्या है? वो कंज्यूमर का प्यास बुझाती है, बराबर। बीमार के इलाज के लिए दवाई, तो दवाई की यूटिलिटी क्या है? वो बीमार का इलाज करती है। घर बनाने के सामान से घर बनता है, रास्ता बनाने के सामान से रास्ता बनता है, बिजली के वायर से दूसरी जगह जाती है। तो सॉरी यार, कोई बीच बीच में पिंग कर रहा है, पता नहीं क्यों।
तो ये जो रिक्वायरमेंट है कोई भी चीज का, ये उसकी यूटिलिटी मेंटेन करती है। अब यूटिलिटी के 4 टाइप होते हैं। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा है प्लेस यूटिलिटी, तीसरा है टाइम यूटिलिटी और चौथा है सर्विस यूटिलिटी। मैं वापस रिपीट करूंगा। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा है प्लेस यूटिलिटी, तीसरा है टाइम यूटिलिटी और चौथा है सर्विस यूटिलिटी। अच्छा, इसने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं फटाफट। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी मतलब कोई भी वस्तु को उसी तरह से वो चीज हमें चाहिए रहती है, तो वो उसका यूटिलिटी उसके फॉर्म की वजह से है कि वो इस तरह से मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर हमें बर्फ चाहिए तो हमें बर्फ उसी फॉर्म में चाहिए रहेगा, मगर बर्फ पिघल के आएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसका फॉर्म यूटिलिटी है। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी जैसे अब हम जिस जगह पर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहाड़ पे रहते हैं तो हमें गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, हमें हीटर की जरूरत पड़ेगी, हमें एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारी जगह की वजह से उस चीजों की यूटिलिटी है। तीसरा होता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी यानी सीजन के हिसाब से, बारिश के मौसम में छतरियां बिकती हैं, गर्मी के मौसम में एसी बिकते हैं, ठंडी के मौसम में फ्रिज बिकते हैं। तो इन सब की यूटिलिटी अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा समय चल रहा है। और चौथा है सर्विस यूटिलिटी। अब हम घर में बैठे हैं, अब हमें कुछ अगर बाहर से मंगाना है तो हमें डिलीवरी बॉय लगता है। वो डिलीवरी बॉय का यूसेज जो है वो एक सर्विस है। जैसे कि अगर आज की डेट में हमारा फोन नहीं चल रहा है तो मोबाइल कंपनियों को कॉल करते, तो वो एक सर्विस है। तो ये सारी सर्विस के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है, इसको कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, ओके। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है गाइस। इसको समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी वस्तु जब पहली बार आपको मिलती है तो उससे मिलने वाली खुशी ज्यादा होती है, और हर बार जब आपको वो वस्तु मिलती जाएगी तो धीरे धीरे उसकी खुशी कम होती जाएगी। जैसे एग्जांपल दूं मैं कि आप अगर आज पहली बार मैकडॉनल्ड्स जाते हो, आप बर्गर लेते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, फ्राइज लेते हो, आप बहुत खुश होते हो। फिर मैं आपको कल फिर वहां पे लेके जाता हूँ तो भी आपको अच्छा लगता है। तीसरे दिन भी आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो, चौथे दिन जाते हो, पांचवें दिन जाते हो, हर दिन पिछले दिन से कम आपको खुशी मिलेगी। और शायद पांचवें या छठवें दिन आप बोल दोगे बस हो गया यार, अब कहीं और जाएंगे, कि अब हमको यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा है? पहले दिन तो आप बहुत खुश थे। कोई भी चीज के लिए आप देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कजिन है, वो दूर से आपसे मिलने आता है, तो आप पहले दिन बहुत खुश होते हो। दूसरे दिन, तीसरे दिन धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि हाँ भैया तो ठीक है, कजिन है। कोई भी चीज का जो वांट का सेटिस्फैक्शन है किसी भी गुड्स या सर्विसेज से, वो सिर्फ पहली बार हाईएस्ट रहता है, उसके बाद वो कम होते होते जाता है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे अभी कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक आपने पहली बार आज पिया तो आपको बहुत अच्छा लगा, अगर मैं उसको आधे घंटे बाद आपको बोलूं और एक पियोगे, आप ना बोल दोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको वो वांट नहीं है उस चीज का। तो यूटिलिटी जो है वो सक्सेसिव यूनिट्स में हमेशा कम होती है, और जैसे जैसे वो यूनिट बढ़ते जाएंगे उसका यूटिलिटी कम होते जाएगा। तो यानी कि कंटिन्यूसली जो उसका रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे वैल्यू उसका कम होते जाएगा। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? यानी कि ऐसा नहीं है कि पहला वांट में सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा था, दूसरे में जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कम होगा। तो ये जो फर्क थोड़ा सा कम होता है उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या चाहिए भाई अंकित तेरे को? अनम्यूट करके बोल। हाथ क्यों ऊपर किया तूने अंकित? हमारा कुछ बोल नहीं रहा। नॉट एबल टू लिसन टू ऑडियो। मेरा ऑडियो ऑन है, तू नहीं सुन पा रहा तो पता नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना। आई डोंट नो, मे बी नेट का इश्यू रहेगा। यहाँ पे भी लाइट गई है। अगर कोई मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, क्योंकि मैं बोल तो रहा हूँ, मे बी यहाँ पे लाइट नहीं है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। ओके, कमिंग टू सबसे पहले एच.एस. गॉसन ने, जो कि पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी 1854 में। उसके बाद
1890 में मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी, तब इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया था। तो इसके क्या एजम्पशंस हैं? सबसे पहला एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी ऑर्डिनल नहीं कार्डिनल पे है। यूटिलिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ, law assumes that marginal utility of money is constant. There should not be any time gap between consumption of one unit and other unit. The units of the commodity are homogeneous. The consumer is assumed to be a rational economic man. He has the knowledge about the market. तो 5 assumption इन्होंने किया है। पहला assumption क्या है कि ये यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर किया। कार्डिनली मतलब हर एक सामान का वैल्यू दूसरे सामान से डबल होगा, इसको कार्डिनल मेजरमेंट कहते हैं। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी चीज की वैल्यू इमोशनल नहीं, सिर्फ पैसे में गिना गया है। ऐसा नहीं कि कोई चीज का इमोशनल वैल्यू दिया गया है, वो सब चीजें नहीं काउंट की गई हैं। और कोई भी टाइम गैप नहीं रखा है। देखो अभी मैंने आपको बोला कि पहली चीज और दूसरी चीज में हमें जितना हमें पहली चीज से खुशी मिलेगी उतना दूसरे से नहीं, बट अगर उसके बीच में बहुत गैप हो गया तो वापस दूसरी चीज से भी मिलेगी। आज मैं आपको मैकडॉनल्ड्स लेके गया, आप खुश थे, एक हफ्ते बाद फिर लेके आऊंगा, फिर खुश रहोगे क्योंकि आपको एक हफ्ते का गैप मिल गया। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक कंटिन्यूअसली होना चाहिए। उसकी यूनिट इक्वल होना चाहिए। होमोजेनियस मतलब जितना पहले में यूनिट था उतने ही दूसरे में रहना चाहिए। और ऑब्वियसली जो खर्चा करने वाला है वो इकोनॉमिक पर्सन होना चाहिए, नहीं तो इकोनॉमिक्स के लॉ उसके ऊपर नहीं बैठेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ द लॉ, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? तो अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो हर एक व्यक्ति डिराइव करता है बिकॉज उसके स्टॉक में जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है उसके वजह से हर एक स्टॉक में मिलने वाला जो बेनिफिट है वो कम होते जाएगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, समझो। जैसे पहली बार जब मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया तो मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगा, मुझे उससे बहुत फ्रेशनेस फील हुआ। दूसरी बार पिया तो भी मुझे टेस्ट पसंद था, मुझे फ्रेशनेस भी मिला, बट मुझे खुशी नहीं मिली, कोल्ड ड्रिंक ही है। तीसरी बार भी पिया तो भी उसका टेस्ट पसंद था, फ्रेशनेस भी मिली, बट कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यानी कि जो एडिशनल बेनिफिट किसी वस्तु के यूजेज से मिलता है उस बेनिफिट में कमी होती जाती है साइकोलॉजिकली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी वस्तु का जो एडिशनल बेनिफिट उसको आपको पाने से मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आईफोन आपने खरीदा, आपको खुशी सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें सब कुछ है, सिर्फ उसके साथ आपको खुशी है कि आपने आईफोन ले लिया, वो बात से आपको खुशी है। बट आप एक आईफोन के बाद दूसरा आईफोन खरीदोगे तो वो जो एक्स्ट्रा खुशी है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली दो आईफोन खरीद नहीं सकते हम, बट आई एम जस्ट सेइंग। और केई बोल्डिंग क्या कहता है, केई बोल्डिंग क्या कहता है कि एक कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन जब एक कमोडिटी का इंक्रीज करता है और बाकी सारे कंजम्पशन जो बाकी कमोडिटीज के वो इक्वल रखता है, तो उस वेरिएबल कमोडिटी का जो भी रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम होगा ही होगा। ठीक है। केई बोल्डिंग क्या कहता है, कंज्यूमर जब एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करता है और बाकी कमोडिटीज का कंजम्पशन इक्वल रखता है, तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट उस कमोडिटी के कंजम्पशन पे मिल रहा है वो धीरे धीरे कम होगा ही होगा। ये आपके लॉ का डेफिनेशन है। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये गाइस एक्चुअली कैलकुलेशन है जिसके ऊपर सम्स आएंगे। तो टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन that is attained by the consumer from the units of a commodity taken together in the consumption of a certain thing at a time. Total utility मतलब पूरा satisfaction, जो कि सारा वैल्यू उस चीज को देता है, जो भी उस चीज का पूरा वैल्यू है उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जो कि एडिशनल हमें उसका फायदा मिलता है उस चीज को यूज करने से, और क्योंकि ये कंटिन्यूसली कम होता जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी माइनस 1। यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? पूरे टोटल यूटिलिटी माइनस उससे थोड़ा एक या थोड़ा छोटा, यानी टोटल यूटिलिटी माइनस 1। ये फॉर्मूला उसका है गाइस। ठीक है। ये कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है बट ये मुझे ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। यहां पे हम इसको देख सकते हैं, ये बहुत इजी है गाइस समझने के लिए। तो जब हमको पहला यूनिट मिला तो हमारी टोटल यूटिलिटी 10 थी। पहले यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं होती। जब हमें दूसरा मिला
तो उसकी टोटल यूटिलिटी 18 हो गई, बट मार्जिनल यूटिलिटी 8 ही रही, क्योंकि पहले वाली का जो टोटल यूटिलिटी था वो माइनस हो गया। जब हमें तीसरा मिला तो हमें टोटल यूटिलिटी जो थी वो 24 थी, और अब इसके पहले वाली टोटल यूटिलिटी माइनस हो गई, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें सिर्फ 6 ही मिली। चौथे पे 28 थी, मार्जिनल यूटिलिटी 4 मिली। पांचवे पे 30 थी, मार्जिनल 2 मिली। छठे पे भी 30 रही, तो मार्जिनल जो है वो मार्जिनल जो है वो 0 मिली। और सातवें पे 28 हो गई, क्योंकि वो कम हो गई, तो मार्जिनलिटी माइनस में गई। यानी कि यहां तक आते आते सातवां वस्तु मिलते मिलते अब हमें वो चीज चाहिए ही नहीं, हम अब उससे चिढ़ने लग गए हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है। गाइस समझ लो, इसमें कंटिन्यूसली वो चीज मिलती जा रही है बार बार, तभी उसका वो हिसाब का वैल्यूएशन है। ठीक है, when total unit utility increases at diminishing rate, marginal utility diminishes. When total utility is maximum, marginal utility becomes zero. When total utility decreases, marginal utility becomes negative. ये तीन लॉजिक है। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। जब टोटल यूटिलिटी कम होती जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी सीधा नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है, आज यहीं तक रुकते हैं। मैंने आपको इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो का जो पहले का बाकी था वो कवर कर लिया। हमने यूटिलिटी डिमांड स्टार्ट कर दिया, आधा चैप्टर हो गया है, बाकी का आधा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैं फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आज भेज रहा हूँ, मुझे वो बाय हार्ट चाहिए बिफोर नेक्स्ट लेक्चर में, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं सुनाई दे रहा था तो यू गाइस कैन certainly ask me any questions that you have.